नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमआरएम एजुकेशन हब में। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलनों को पढ़ेंगे आज हम। देखो, राजस्थान के अंदर जो किसान आंदोलन थे वो भारत में सबसे ज़्यादा सक्रिय किसान आंदोलन थे। भारत में और कोई जगह इतने सक्रिय किसान आंदोलन नहीं हुए जितने हमारे राजस्थान में हुए थे। लेकिन राजस्थान में ये जो किसान आंदोलन हुए वो 1857 की क्रांति के बाद में हुए। इससे पहले हम लोगों ने कोई भी किसान आंदोलन नहीं पढ़ा। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि राजा जो थे उन्होंने सारी सत्ता किनको सौंप दी थी? राजाओं ने सारी सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी थी। अब अंग्रेजों के हाथ में थी। राजा जो टैक्स लेता था वो राजा स्वयं नहीं लेता था। टैक्स कौन लेने लग गए? आजकल जमींदार लेने लग गए थे। कौन लेने लग गए थे? जमींदार लेने लग गए थे। राजा उस टैक्स को यूज में नहीं लेता था। क्यों नहीं लेता था? राजा को ना तो सेना का खर्चा चाहिए था, ना कोई और खर्चा चाहिए था। राजा को सारी सुविधाएं कौन देंगे? वो देंगे अंग्रेज। तो इसलिए जो है राजा अब निष्फिक्र हो चुके थे अपनी जनता की तरफ से कि हमें जनता की जो है सेवा करनी है। लेकिन इसके अलावा भी अनेक कारण थे जिनकी वजह से किसान आंदोलन हुए। अब वही कारण पढ़ेंगे हम। देखो, सबसे पहले जो हमारे किसान आंदोलनों के कारण आते हैं, उन कारणों की बात करें तो पहला कारण आता है लगान। पहला कारण क्या आता है? लगान। देखो, लगान, आप लोग सोचोगे यार लगान कैसे हो सकता है? मैं आपसे पूछूं लगान क्या होता है? आप लोग कहोगे आमिर खान की मूवी है, आमिर खान की मूवी है लगान। लेकिन यहाँ पे उस लगान की बात नहीं हो रही। लगान जो है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स। क्या बोलते हैं? टैक्स। तो अब आप लोगों के समझ में आ गया लगान क्या था? टैक्स। अब आप लोगों के मन में वापस सवाल आया कि यार ये जो टैक्स होता था ये तो राजा के टाइम पे भी देते थे, फिर किसानों ने अंग्रेजों के टाइम प्रोटेस्ट क्यों किए? तो उसका रीजन ये था क्योंकि राजा जो था वो एक निर्धारित टैक्स लेता था। राजा के टाइम पे टैक्स लिया जाता था मान लो 10%। कितना? 10%। लेकिन अंग्रेजों ने आके उसी टैक्स को कितना परसेंट कर दिया? 50% कर दिया। दूसरा, राजा जब कभी टैक्स लेता था और बाय चांस अकाल या बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, किसमें? अकाल या बाढ़ जैसी जो स्थिति आ जाती है, तो उस टाइम पे राजा क्या करता था? छूट देता था जनता को। ये जो 10% होता था इसको भी वह 5% कर देता था। जब स्थितियां और गंभीर होती थी तो इस टैक्स को बंद कर दिया जाता था, लगान नहीं वसूली जाती थी। परंतु अंग्रेजों ने क्या किया? 50% कर दिया। ना तो अकाल के समय इससे कम होगा, ना बाढ़ के समय कभी कम किया जाएगा। आपको टैक्स देना है तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी और से उधार लेके दो उस अनाज के पैसे, लेकिन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना परसेंट? 50% टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा, राजा इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। राजा किसी भी तरीके से जनता की सेवा नहीं कर सकता था। इस वजह से क्या है, लोगों का लगान का जो मुद्दा था ये भी क्या बना, जो अपने 1857 के बाद में राजस्थान में हुए किसान आंदोलनों का एक प्रमुख कारण बन गया था। दूसरे कारण की तरफ बढ़े तो दूसरा कारण आता है लाग बाग। कौन सा कारण आया था? लाग बाग। अब देखो, काफी विद्यार्थी तो लगान को और लाग बाग को एक ही मानते हैं, लेकिन लगान और लाग बाग एक नहीं होते हैं। लगान जो होती है वो होता है एक निर्धारित टैक्स। लगान वाला जो टैक्स दिया जाता है वो दिया जाता है उपज पर। किस पर? उपज पर। अर्थात खेत के अंदर जो भी उपज हुई है उसे क्या बोलते हैं? लगान बोलते हैं। लाग बाग होता है उपज के अलावा जो टैक्स लिया जाता है, जैसे गृह कर लिया जाता है, घर में रहने का कर, बाद में हम आगे पढ़ेंगे चौरी कर। इस तरह के जो कर थे वो कौन से में आते थे? लाग बाग में आते थे। आप जैसे ही आगे बढ़ोगे और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो शादियों पे टैक्स लगाए जाएंगे। राजा जब नया राजा बनेगा तब टैक्स लगाए जाते हैं, जिसे तलवार बधाई कर कहते हैं। वो जो टैक्स होते थे वो किस में आते थे? लाग बाग के अंदर आते थे। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़े तो तीसरा जो पॉइंट था वो था बेगारी प्रथा। कौन सी? बेगार प्रथा। कौन सी? बेगार प्रथा। अब देखो ये क्या होती है बेगार प्रथा? नाम से आप सभी लोग समझ गए होंगे। बेगार का मीन्स बिना किस वेतन के किसी के यहाँ पर काम करना। हुआ क्या था? देखो ये प्रथा कैसे प्रारंभ हुई। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने आते ही कहा कि किसान जो है स्वयं की भूमि के मालिक नहीं है। अब जो जमीन के मालिक होंगे वो कौन है? जमींदार होंगे। कौन होंगे? जमींदार होंगे। और ये जमींदारों को कैसे दी गई भूमि? भू राजस्व सिद्धांत के तहत। किसके तहत? भू राजस्व जो सिद्धांत था इसके तहत ये प्रथा लागू की गई।
अर्थात जमींदारों को अब से भूमि का मालिक बना दिया गया। कुछ किसानों के पास जमीन नहीं थी तो जमींदार के यहाँ पर उन्हें क्या बिना वेतन के कार्य करना पड़ता था, इसी को कहा जाता था बेगारी प्रथा। किसान उनके खेतों में भी काम करते, उनके घर में भी काम करते थे, इसी को क्या कहते हैं, जमींदारी प्रथा कहते हैं। अब देखो आगे बढ़े चौथे पॉइंट पर, तो चौथे पॉइंट में देखें, चौथा पॉइंट था लाट काट प्रथा। कौन सी? लाट काट पद्धति। लाट काट पद्धति, लाट काट पद्धति, ये जो पद्धति थी जिसे बोलते हैं, इसमें देखो दो तरह की पद्धतियां। एक पद्धति तो है हमारी लाट पद्धति, एक पद्धति कौन सी है, लाट पद्धति, और दूसरी पद्धति है काट पद्धति। लाट और काट पद्धति। लाट पद्धति में तो होता क्या था, मान लो ये किसान का खेत है और इस किसान के खेत के अंदर क्या है, फसल थी, फसल को काट के यहाँ पे भंडारण किया। क्या किया? भंडारण किया। और इस भंडारण में से जो है अंग्रेज आते थे, जमींदार आता था उनके साथ में, खेत को देखते थे कितना बड़ा खेत है, उस हिसाब से वो मांग लेते थे कि इतना हिस्सा किनका होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। मतलब ये वाला जो हिस्सा है इसको किसको देना पड़ेगा, अंग्रेजों को देना पड़ेगा। शेष बचा हुआ जो हिस्सा है वो किसके पास रहेगा, किसान के पास में रहेगा। इस प्रथा को क्या कहते थे, लाट प्रथा कहते थे। दूसरी प्रथा थी हमारी काट प्रथा। काट प्रथा में देखो होता क्या था, काट प्रथा में होता था कि जैसे ये किसान का खेत है, इस किसान के खेत में फसल खड़ी हुई है, इस किसान के खेत में क्या है, फसल खड़ी हुई है 3 पेड़ों की, ऐसे मान लो 3 पेड़ है। अंग्रेज आते, जब फसल होती थी उसी टाइम पे आ जाते, जब खेत में फसल खड़ी हुई होती थी, वो आके बोलते कि इन 3 में से जो है 2 पेड़ तो हमारे हैं, ये वाले जो 2 पेड़ हैं वो हमारे हैं, 1 पेड़ किसान का रहेगा। अब बाई चांस देखो पशु आए और किसान वाले हिस्से को खा गए तो किसान के पास तो कुछ नहीं बचा। ऐसे में क्या है, किसान को फिर भी अपने जो 2 पेड़ होते थे वो किसे देने पड़ते थे, अंग्रेजों को देने पड़ते थे। इन्हीं वजह से जो है राजस्थान के किसानों में आक्रोश पैदा हुआ, और जब किसानों ने आक्रोश प्रदर्शित किया तो उसी को हम बोलते हैं राजस्थान के किसान आंदोलन। अब आप लोगों को आज समझ में आया होगा राजस्थान के किसान आंदोलन होने के क्या क्या रीजन थे, क्यों राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन प्रारंभ हुए थे, क्यों किसानों ने जो है प्रोटेस्ट किया था। तो अब देखो हमारे ये किसान आंदोलनों के कारण हो गए। पहला कारण था लगान, दूसरा कारण था लाग-बाग, और तीसरा कारण था बेगार प्रथा, चौथा कारण था लाट काट प्रथा। ये जो पद्धति थी इसमें 2 तरीके की पद्धतियां होती थी, एक तो लाट पद्धति और एक दूसरी काट पद्धति। अब विद्यार्थियों हम अपने राजस्थान के पहले जो है किसान आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन पढ़ेंगे, मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। कौन सा? मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। अब देखो हमारा नेक्स्ट जो है आ जाता है मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। देखो राजस्थान का पहला जो किसान आंदोलन हुआ था वो था मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। यह प्रारंभ हुआ था 20 जून। कब से प्रारंभ हुआ था? 20 जून 1880 से प्रारंभ हुआ था। अब आप लोग जब किताबें पढ़ते हो तो कहीं किताबों में हमें देखने को मिलता है कि राजस्थान का जो पहला किसान आंदोलन था वो था बिजोलिया। कौन सा किसान आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन। लेकिन ये गलत है, उसमें आप लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ा। राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन था, जिसमें सभी लोग संगठित हुए थे। जबकि राजस्थान का नॉर्मली पहला किसान आंदोलन पूछा जाए तो वो कौन सा था? मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में प्रारंभ हुआ था, और इसे जो है इसका अंत भी जल्दी हुआ था। इसका जो अंत था जुलाई के अंत तक ही कर दिया था। 20 जून को प्रारंभ हुआ था और जुलाई के माह में इसका अंत कर दिया गया। जो मेवाड़ की सेना थी उन्होंने इनका दमन कर दिया। जुलाई के अंदर इनका क्या हो गया था? दमन हो गया था। इसलिए मेवाड़ के जो जाट थे उनके किसान आंदोलन को हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। उसका रीजन ये था कि ये जो इसका जो दमन था वो जल्दी कर दिया गया था। मेवाड़ की सेना ने इसको दबा दिया था, जल्दी से ज्यादा उभरने नहीं दिया था, इसलिए मेवाड़ जाट किसान आंदोलन को कम पढ़ते हैं। ये हुआ किस वजह से था? तो मेवाड़ जो जाट किसान आंदोलन था ये भू राजस्व वाली जो पद्धति थी ना, अभी मैंने आपको बताया भू राजस्व पद्धति, इसके खिलाफ था। इसके खिलाफ, भू राजस्व के खिलाफ था। ये कहते थे कि किसान जो है वो खुद की जमीन के मालिक खुद ही हैं,
तो ये जो भू राजस्व पद्धति थी इसके खिलाफ में जो है ये आंदोलन हुआ था। अब अपना जो मेवाड़ जाट किसान आंदोलन था वो समाप्त हो गया है। अब हमारा राजस्थान का फेमस जो किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन, उसके ऊपर बात करते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े विद्यार्थियों। अब आ जाता है हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन। देखो ये जो किसान आंदोलन था ये राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन था। ये संपूर्ण भारत का सबसे लंबा जो है किसान आंदोलन था। इसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि बिजोलिया है कहाँ पे, हमारा जो बिजोलिया है वो है कहाँ पे। तो इस किसान आंदोलन की जानकारी हमें कैसे मिलेगी, जब हम बिजोलिया को जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बताऊं बिजोलिया जो है वर्तमान भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे, भीलवाड़ा जो जिला है राजस्थान का, वहां पे बिजोलिया स्थित है। यदि आपको ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्वरूप से देखें तो ऊपरमाल का जो पठार है, ऊपरमाल पठार, ऊपरमाल के पठारी क्षेत्र के अंदर जो है ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ऊपरमाल के पठार वाला जो क्षेत्र है वहां पे स्थित है। यदि आपको ऊपरमाल पठार नहीं पता तो हम ज्योग्राफी वाली जो क्लास है उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ऊपरमाल का पठारी प्रदेश है, यहाँ पे ये स्थित है। चित्तौड़गढ़ से थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए भी इसको ऊपरमाल का पठार कहते हैं। और भीलवाड़ा से नीचे की तरफ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन कहते हैं। यहाँ पे जो है बिजोलिया ठिकाने में हुआ था। ठिकाना कौन सा था, ठिकाना कौन सा था यदि पूछा जाए आपसे तो ठिकाना था बिजोलिया। कौन से ठिकाने में हुआ था, बिजोलिया ठिकाने के अंदर यह आंदोलन हुआ था। अब देखो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको मैप से के थ्रू समझाऊं तो मैप के थ्रू हमारे राजस्थान का मैप ऐसे लेके चलो तो ये हमारा राजस्थान का सस्ता सा मैप मान के चलो। इस मैप में यदि हम देखते हैं तो बिजोलिया जो किसान आंदोलन था वो यहाँ पे से हुआ था। अपने ये वाला जो इलाका है यहाँ पे क्या हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। बिजोलिया जो किसान आंदोलन था वो चित्तौड़गढ़ से थोड़ा सा ऊपर और भीलवाड़ा के नीचे वाले हिस्से में जो है हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। अब देखो इसके अंदर बात करें शुरुआत कब से हुई थी, क्या बात करें शुरुआत, सबसे पहले क्या करें, शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरुआत जो है विद्यार्थियों ये हुई थी इसकी 1897 1897 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 1897 में। चला कब तक था ये, 1941 तक। कब तक चला, 1941 तक ये जो है आंदोलन चला था। बीच में कितना टाइम पीरियड आया हमारे पास में, बीच में आए 44 वर्ष। कितने वर्ष आए, 44 वर्षों तक जो है ये किसान आंदोलन चला था। ये राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है, साथ ही ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। इसने संपूर्ण भारत में राजस्थान को गौरवान्वित किया है। राजस्थान के बिजोलिया ठिकाने के किसान थे जिन्होंने सबसे लंबे टाइम तक जो है संघर्ष करते रहे थे, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ अपनी मांगों को रखते रहे थे। अब देखो 44 वर्ष का जो है टाइम पीरियड है, तो संभवतः इस 44 वर्ष के टाइम पीरियड के अंदर नेता भी चेंज हुए होंगे। ये तो है नहीं 44 वर्ष तक एक ही नेता ने इसको संभाल लिया। देखो नई नई पीढ़ियां आती है, 44 वर्ष काफी लॉन्ग टाइम रह गया। एक नेता ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष संभाल सकता है। कितने वर्ष, 10 वर्ष। तो अब हम जो है इसको 3 चरणों में बांट के पढ़ते हैं। मुख्यतः 3 चरणों के अंदर इसकी अध्यक्षता की गई थी। बिजोलिया जो किसान आंदोलन था इसको 3 चरणों के अंदर बांटा गया। देखो इसके अंदर जो 3 चरण है उनको हम इस तरीके से बांटते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट चरण, ये हो गया हमारा सेकंड चरण और ये हो गया हमारा थर्ड चरण, ये है तीसरा चरण। इन 3 चरणों से जो है हम हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ते हैं। अब देखो पहले चरण के अंदर नाम पढ़ेंगे हम। पहले आपको तारीख बता दूं, पहला जो चरण था वो हुआ था 1897 में स्टार्ट हुआ और 1897 से 1916 तक। कब तक चला, 1916 तक पहला चरण चला था। दूसरे चरण की बात करें तो ये 1916 से प्रारंभ हुआ और 1927 तक चला था। कब तक, 1927 तक चला था। दूसरे चरण की बात करें तो 1927 से प्रारंभ हुआ था और 1941 तक जो है ये चला था। इस तरीके से हमारे 3 चरण हो गए थे। कितने, 3 चरण आसानी से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। पहले वाले के अंदर कितने वर्ष आए, 19 वर्ष। कितने वर्ष आए, 19 वर्ष तक जो है हमारा पहला चरण चला। दूसरे चरण की बात करें 16 और 27 11 वर्ष। कितने वर्ष तक, 11 वर्ष तक ये चला था।
तीसरे चरण की यदि हम बात करते हैं तो तीसरा चरण हमारा कितने वर्ष का रहा? 14 वर्ष का रहा। कितने वर्ष का रहा? 14 वर्ष का जो है हमारा तीसरा चरण रहा। इस तरीके से हमने इनके टाइम पीरियड को डिवाइड कर लिया। अब देखो टाइम पीरियड के बाद में आता है इसके अंदर थे कौन कौन। आपको एक शानदार सी ट्रिक से याद कराऊंगा, बस आपको पहला नाम याद करना है। पहला नाम याद क्या करना है? नानजी भील। पहला नाम क्या है? नानजी भील। कौन है? नानजी पटेल। नानजी पटेल लिख दो आप। क्या है? नानजी पटेल। क्या नाम है? नानजी पटेल। अब इसी से हम जो है याद करने वाले हैं। देखो नानजी पटेल जो थे उन्होंने क्या किया? ठक 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 की आवाज की। कहाँ पे? जब किसानों की उनसे जो है दशा नहीं देखी गई तो उन्होंने ठक ठक क्या ठकराया। तो क्या आएगा? ठक्कर पटेल। कौन आ जाएगा? ठक्कर पटेल। कौन आ जाएगा? ठक्कर पटेल। ठक ठक ठक्कर पटेल। और किसका ठक ठक किया? दरवाजा किसका ठक ठक किया? तो वो थे फतेह सिंह जी। जब ये किसान आंदोलन हुआ तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे उसके टाइम? फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। फतेह सिंह। अब देखो किसान जो है किसके पास जाएगा? जमींदार बात नहीं मानता है तो किसके पास जाता था? पहले राजा के पास जाता था। इसलिए नानाजी पटेल ने क्या किया? ठक ठक ठक। दरवाजा किसका ठक ठकाया? फतेह सिंह जी का ठक ठकाया। तो तीसरा जो नेता था वो कौन था? फतेह चरण। कौन था? फतेह चरण। कौन थे? फतेह चरण जो है तीसरे नेता का नाम था। अब भाई साहब फतेह सिंह जी ने मना कर दिया। फतेह सिंह जी ने कहा हम कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकते। जब आपकी राजा हेल्प नहीं करेगा तो आप किसका सहारा लोगे? भगवान का। तो हमारे पास में चौथा नाम आ जाता है सीताराम। कौन? सीताराम। कौन? सीताराम। अब आप लोग सोचोगे यार ये सीताराम कौन था? तो सीताराम साधु सीताराम। कौन? साधु सीताराम। इसका पूरा नाम क्या था? साधु सीताराम। तो विद्यार्थियों चौथा कौन था? साधु सीताराम था। अब देखो साधु सीताराम से जब नहीं पार पड़ी तो दूसरे भगवान का दरवाजा खटखटाएंगे। और वो जो दूसरे भगवान थे वो कौन थे? ब्रह्मदेव। कौन थे? ब्रह्मदेव। कौन थे? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव। तो इस तरीके से हमारे पहले चरण के जो है नेता हो जाते हैं। पहले क्या होगा? नानजी पटेल नाम का एक व्यक्ति था। वो क्या करता है? ठक 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 ठक्कर पटेल। ठक्कर पटेल ठक ठक करता है किसका दरवाजा? फतेह चरण का दरवाजा ठक ठक करता है। जब राजा नहीं मानता है तो फिर वो किसकी शरण में चला जाता है? सीताराम भगवान की शरण में चला जाता है। जब सीताराम जी प्रसन्न नहीं होते तो वो किनके पास चला जाता है? ब्रह्मदेव के पास चला जाता है। अब देखो दूसरे चरण को कैसे याद करेंगे? जब ब्रह्मदेव के पास चला गया तो ब्रह्मदेव की शक्तियों से क्या हुई? उन्हें विजय प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? विजय प्राप्त हुई। तो नेक्स्ट जो नेता था हमारे पास में दूसरे चरण का नेता वो कौन आया? विजय सिंह पथिक। कौन आया? विजय सिंह पथिक। तो देखो ब्रह्मदेव के पास जाने के बाद में क्या हुई? विजय की प्राप्ति हुई। कोई भी व्यक्ति विजय प्राप्त होने के बाद में क्या करता है? भगवान को कभी नहीं भूलता, उसको क्या है? शुक्रिया करने भेजता है, शुक्रिया करने जाता है। तो हमारे दूसरे भगवान किसके पास गए शुक्रिया करने? तो हरि भाई किंकर। किनके पास गए? हरि भाई किंकर के पास। किनके पास? हरि भाई किंकर के पास में गए। तो देखो विजय प्राप्त होने के पास किसके बाद में गए? हरि के पास में गए। हरि को आप कैसे देखो? हरि का कोई भगवान विष्णु के कोई पंडित नहीं मिलेंगे आपको। वो क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हरि हमारे मन में है। तो नेक्स्ट नेता कौन होगा? मन से स्टार्ट होगा। तो मन्ना लाल। कौन होगा? मन्ना लाल पटेल। कौन होगा? मन्ना लाल पटेल होगा। इसके अंदर जो है हमारे नेक्स्ट नेता कौन है? मन्ना लाल पटेल है। कौन है? मन्ना लाल पटेल है। मन्ना लाल पटेल। तो इसके अंदर तीन मुख्य नेता थे। कौन कौन थे? जैसे ही इधर पहले चरण में विजय प्राप्त होगी तो क्या होगी? विजय प्राप्त होगी ब्रह्मदेव की पूजा करने के बाद। जैसे विजय प्राप्त होती है हम जाते हैं हरि के पास में। हरि को कैसे याद करते हैं? मन से याद करते हैं। इस तरीके से आपको दूसरे चरण के जो है नेता भी याद हो जाएंगे। अब देखो जब दूसरे चरण के नेता याद हो गए तो हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? तीसरे चरण की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? तीसरे चरण की तरफ। अब देखो भाई जैसे आप मन्ना लाल मन से जो है हरि को याद करोगे तो आप हरि की उपासना करोगे मन से, तभी तो हरि याद आएंगे। तो ऐसे याद करो। तीसरे चरण में कौन थे? हरि भाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरि भाऊ। हरि जो है भावनाओं से आएंगे। कैसे? उपासना की भावना से। किसकी? उपासना की भावना से जो है हमारे पास में आएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा? हरि भाऊ उपाध्याय। क्या होगा? हरि भाऊ उपाध्याय। ये मैंने उपासना ही लिख दी, उपाध्याय।
तो हमारे नेक्स्ट जो कौन थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। अब देखो हरिभाऊ उपाध्याय के बाद में हरि को हम किस नाम से जानते हैं? हरि के किसके स्वरूप है? राम के स्वरूप है। और नारायणी क्या है? हरि है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में नेता है वो कौन है? राम नारायण। कौन है? राम नारायण चौधरी। और भाई साहब सबसे लास्ट में जब राम और नारायण से मिल लेंगे हम तो हम कैसे हो जाएंगे? मणि के जैसे हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो कौन आ जाते हैं हमारे पास में? माणिक्यलाल वर्मा। कौन आ जाते हैं? माणिक्यलाल वर्मा, लाल वर्मा। तो इस तरीके से जो है हम हमारे जो पहला, दूसरा और तीसरा चरण थे उन तीनों चरणों के नेता थे उनको पढ़ते हैं। पहले चरण में कौन कौन थे ऐसे याद करो मेरे साथ में। सबसे पहले नानजी पटेल नाम का व्यक्ति था, उसने ठक 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 दरवाजा ठुकराया। किसका ठुकराया? फतेह सिंह का जो है दरवाजा ठुकराया। जब फतेह सिंह ने सहायता नहीं की तो वो किसकी शरण में चल गए? भगवान सीताराम की चरण में चले गए। और जब भगवान सीताराम जी नहीं मिले तो ब्रह्मदेव के पास गए। इस तरीके से जो है पहले में नानजी पटेल, दूसरे में ठाकर जी पटेल, तीसरे के अंदर जो है हमारे फतेह सिंह चरण, और उसके बाद में आ जाते हैं साधु सीताराम दास। उसके बाद में जो है नेक्स्ट नीचे ही नीचे मिल जाते हैं ब्रह्मदेव। अब जब ब्रह्मदेव मिल जाएंगे तो आपको विजय प्राप्त होगी। तो दूसरे चरण का पहला नेता कौन है? विजय सिंह पथिक है। विजय प्राप्त होने के बाद में आप क्या करोगे? हरि को याद करोगे तो हरि भाई किंकर थे। और उसके बाद में हरि को कैसे याद करोगे? मन से। तो कौन थे? मन्नालाल पटेल थे। इस तरीके से जो है हमने तीनों चरणों को याद कर लिया है। देखो इसमें मुख्यतः जो है क्वेश्चन कैसे आते हैं? राम नारायण चौधरी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था? अब यदि आपको नाम याद नहीं होंगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए हमारे मेन कौन है? इसमें नामों को याद करना है। जैसे राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा का संबंध किस किसान आंदोलन से था? आपको पूछ ले विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन की नेतृत्व की? उसके बाद में आपसे पूछ ले साधु सीताराम दास का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो ये थे हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता थे। अब हमारा नेक्स्ट पढ़ेंगे पहले चरण में क्या हुआ, दूसरे चरण में क्या हुआ और तीसरे चरण में क्या हुआ था। तो बात करें देखो हमारे नेक्स्ट प्रथम चरण क्या आ जाता है हमारे पास में? प्रथम चरण हमारे पास में आ जाएगा पहला चरण। देखो पहला चरण कैसे प्रारंभ हुआ? ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन था ये कैसे प्रारंभ हुआ? 1897 में नहीं, 1894 में बिजोलिया का जो ठिकाना था उसका जागीरदार था गोविंद दास। कौन था? गोविंद दास। ये भला अच्छा आदमी था गोविंद दास। गोविंद दास जो है अच्छा आदमी था। जब गोविंद दास की मृत्यु हो जाती है तो गोविंद दास का बेटा किशन सिंह, कौन? किशन दास, कौन राजा बनता है? नेक्स्ट जो ठिकानेदार कौन बनता है? वो बनता है किशन दास। किशन दास राजा बनते ही क्या करता है? टैक्स को 50% कर देता है। जैसे ही ठिकानेदार बनता है टैक्स को कितना कर देता है? 50% कर देता है। और उसके बाद में क्या करता है? बोलता है एक्स्ट्रा लागे भी दो। इस बात से क्या हुए? किसान जो है परेशान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इस बात से बिजोलिया के जो किसान थे वो परेशान हो जाते हैं। बिजोलिया वाले 1895 के अंदर ही जो है आंदोलन करना चाहते हैं पर मौका नहीं मिलता। फाइनली जाके 1897 के अंदर, कब? 1897 में धाकड़ जाति का एक व्यक्ति था गंगाराम धाकड़। कौन था? गंगाराम धाकड़। कौन था? गंगाराम धाकड़। और इसकी मृत्यु होती है। इसकी मृत्यु पर मृत्यु भोज होता है। क्या होता है? मृत्यु भोज। मृत्यु भोज जिसे आप जीवने जाते हो, खाना मृत्यु भोज खाने जाते हो, तो मृत्यु भोज जब होता है वहां पर धाकड़ जाति के लोग इकट्ठे होते हैं और वो उस मृत्यु भोज में तय करते हैं कि मेवाड़ के जो महाराणा है, ये कौन था? किशनदास जागीरदास था। कहा कि मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह जी है उनके पास में हम शिकायत लेके चलते हैं। किसकी? इसकी, किशनदास की। अब यहाँ पे ये तय हो गया कि किशनदास के खिलाफ बोलेंगे हम। तो मेवाड़ के यहाँ पे इस मृत्यु भोज में तय किया जाता है कि 2 व्यक्ति जाएंगे। अब देखो सबसे पहले हमने पहले आंदोलन के अंदर 2 व्यक्ति कौन कौन पढ़े थे? पहला पढ़ा था नानजी पटेल। कौन पढ़ा था? नानजी पटेल। तो पहले किसको भेजा? नानजी पटेल को भेजा। उनके साथ में सिक्योरिटी के तौर पे किसे भेजा? ठाकर जी पटेल। किनको? ठाकर जी पटेल को जो है ठाकर जी पटेल को भेजा गया। ये दोनों कहाँ पे जाते हैं? फतेह सिंह के पास में जाते हैं। कहाँ पे जाएंगे? फतेह सिंह के पास में जाते हैं। फतेह सिंह के पास में जाते हैं।
लेकिन फतेह सिंह जी जो है इनका क्या करते हैं, कोई तरीके से इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, बस इन्हें आश्वासन दे देते हैं कि आपकी सहायता की जाएगी। और फतेह सिंह जी वहां से एक समिति बना लेते हैं और एक मुस्लिम व्यक्ति आता है, वो यहाँ पे जांच करता है, जांच भी चलती है एक बार जांच, और उस जांच में कहते भी हैं कि किसानों के ऊपर अत्याचार होता है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है, शून्य आता है, उसका रिजल्ट शून्य आता है। शून्य मीन्स कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, इसका रिजल्ट क्या होगा, शून्य होगा। तो वो जो समिति बनी उसका कोई मतलब नहीं हुआ, किसानों को लगा यार हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, जो समिति बनी उसका कोई काम ही नहीं निकला। अब देखो जैसे ही किशनदास जी को पता लगा, किशनदास को पता लगा, किशनदास ने क्या किया, किशनदास ने जो है इन दोनों व्यक्तियों को क्या कर लिया, किशनदास ने निर्वासित कर दिया, कहा कि आप लोग जो है निर्वासित हो जाओ यहाँ से। निर्वासित मतलब बिजोलिया से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि बिजोलिया के जो किसान थे उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, और इस बात से जो है किशनदास गुस्सा हो जाता है मनी मन, और किशनदास क्या सोचता है कि मैं इनसे बदला लेऊंगा। और किशनदास बदला लेने की फिराक में क्या करता है, किशनदास यहाँ से ये जो किसान गए थे, इन किसानों के बाद में थोड़े टाइम बाद में 1897 में तो ये गए ही थे, 1897 के बाद में कुछ साल रुकता है और 1903 के अंदर, कब 1903 में 5 कर देता है, 3-5 करने लग जाता है। 1903 में क्या करता है, 3-5 करने लगता है। अब ये 3-5 क्या हुई, आपके मन में आ रहा होगा ये 3-5 क्या है। देखो ये जो 5 है अर्थात ये 5 रुपए का टैक्स लगा देता है, 5 रुपए का क्या कर देता है, टैक्स लगा देता है, और इस टैक्स को कहते हैं हम चौरी कर। क्या बोलते हैं, चौरी कर। अब ये टैक्स बेसिकली था क्या, देखो आज हम जो है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, चौरी कर था क्या। अब देखो हमारे पास में आता है ये चौरी कर क्या था। भाई चौरी कर ऐसा था, किशनदास बिजोलिया के जो किसान थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उनसे बदला लेना चाहता था, इसलिए किशनदास ने क्या किया कि कोई भी लड़की होगी उसकी शादी होगी ना, यदि बिजोलिया की लड़की की, तो शादी के टाइम पे क्या करना पड़ेगा, 5 रुपया देना पड़ेगा। शादी का टैक्स था ये एक तरीके से कि जैसे ही लड़की की बारात आएगी कितने रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, 5 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, किशनदास को, ठिकाने में जमा कराने पड़ेगा। अब इससे क्या होता था, कोई भी किसान अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहता था, 5 रुपया उस टाइम पे बहुत ज्यादा था, आज की तरह मत मान लेना। इस बात से किसान नाराज हो गए और किसानों ने 2 वर्ष तक कोई शादी नहीं की। क्या की, 2 वर्ष तक कोई शादी नहीं की, और किसानों ने जमीन पर खेती भी नहीं की। इस बात से किशनदास को क्या हुआ, थोड़ा सा ऐसा लगा यार हम लोगों ने गलत किया, और उसके बाद में फाइनली 2 वर्ष बाद में 1905 के अंदर, कब 1905 के अंदर किशनदास इस प्रथा को क्या कर देता है, बंद कर देता है। किशनदास ये जो चौरी करता इस पे रोक लगा देता है। कब लगा देता है, 1905 के अंदर ही, और 1 साल बाद में 1906 के अंदर क्या हो जाती है, किशनदास की मृत्यु हो जाती है। 1906 के अंदर क्या होता है, किशनदास की मृत्यु हो जाती है और एक नया ठिकानेदार आता है हमारे पास में। कौन आता है, नया ठिकानेदार। अब देखो 1906 में हमारे पास में जो नया ठिकानेदार आया उसका नाम था पृथ्वीराज। क्या नाम था, पृथ्वीराज। अब पृथ्वीराज इस किशनदास का बेटा नहीं था। क्या, पृथ्वीराज जो है इस किशनदास का बेटा नहीं था। पृथ्वीराज क्या करता है, आते ही फतेह सिंह जी को जो है टैक्स देने के लिए एक टैक्स लगता था। जब कोई भी ठिकानेदार, जब नया ठिकानेदार बनता था तो एक टैक्स लगता था, उसे बोलते हैं तलवार। क्या बोलते हैं, तलवार। तलवार, तलवार बधाई कर। कौन सा, तलवार बधाई कर, तलवार बंदाई कर, इसे बोलते हैं। ये एक बेसिकली होता क्या था, जैसे ही कोई नया ठिकानेदार ठिकाना में बनता था तो उसे टैक्स देना पड़ता था। वो टैक्स देता था किसको, राजा को देता था, उसे जो क्षेत्र का राजा होता था उसे देता था। पृथ्वीराज किसे देगा ये टैक्स, पृथ्वीराज पे करेगा फतेह सिंह को। किसको पे करेगा, फतेह सिंह को जो है ये टैक्स पे करेगा। तो अब पृथ्वीराज ने आते ही क्या कहा, ये काम किसका होता था, पृथ्वीराज को देना होता था। लेकिन पृथ्वीराज ने क्या कहा, किसानों को कहा कि ये टैक्स कौन भरोगे, आप भरोगे, इसी बार, इसी साल दे दो,
आप ज़्यादा टैक्स, इससे क्या है मैं अगली साल आपको राहत दे दूंगा। किसानों ने ये टैक्स पे कर दिया, जब टैक्स पे कर दिया तो अगली साल किसानों ने वापस वही मांग की, तो इसने क्या किया, किसानों के ऊपर टैक्स को छूट देने की बजाय टैक्स की जो और लाग बागें थी उनको बढ़ा दिया और बिजोलिया के अंदर 84 प्रकार की लाग बाग होगी। कितनी प्रकार की हो गई? 84 प्रकार की लाग बाग हो जाती है। और फाइनली जो है 1914 के टाइम, 1914 के लगभग, ये देखो लगाई कब गई, ये 1906 के अंदर लगाई गई थी। लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन को नेतृत्व करने वाले कब आते हैं? 1914 में आते हैं। और पहला जो नेतृत्व करता था वो कौन आता है? साधु सीताराम दास। कौन है? साधु सीताराम दास। सीताराम दास जी आते हैं और ये नेतृत्व करते हैं। साधु सीताराम दास जी आके सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और इसको जो है संभालने का कार्य करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमारा पहला चरण समाप्त हो जाता है। 1916 के अंदर जो है हमारा दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा और दूसरे चरण के अंदर हम पढ़ेंगे विजय सिंह पथिक से। तो विद्यार्थियों, आगे की जो कक्षा होगी वो पढ़ेंगे हम दूसरी क्लास के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।